कभी सोचा है कि हमारे देश के सबसे शक्तिशाली जजों को आखिर चुनता कौन है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो पावरफुल तो बहुत है, लेकिन जिसके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। जी हाँ, बात हो रही है कॉलेजियम सिस्टम की। और देखिए, ये सवाल सिर्फ पावर का नहीं है। सवाल ये भी है कि जो इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। और बस इसीलिए ये टॉपिक हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि ये कॉलेजियम आखिर है क्या, ये सिस्टम बना कैसे, इसमें अपॉइंटमेंट्स होती कैसे हैं, इस पर इतनी बहस क्यों होती है, और हाँ, आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से कि ये कॉलेजियम सिस्टम आखिर है क्या भला। तो एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें ना, तो ये जजों के द्वारा जजों को चुनने का एक सिस्टम है। इसमें एक फोरम होता है जिसमें होते हैं भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज, और यही 5 लोग मिलकर ये तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगला जज कौन बनेगा। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों गया? तो इसके पीछे सोच बहुत गहरी है। इसका सबसे बड़ा मकसद था हमारी न्यायपालिका को, हमारी अदालतों को पूरी तरह से आज़ाद रखना, मतलब उन पर किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। ये शक्तियों के बंटवारे के उस ज़रूरी सिद्धांत को बनाए रखने के लिए था जहां सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे के काम में दखल ना दे। अच्छा, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम बना कैसे, क्योंकि ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये सिस्टम हमारे मूल संविधान का हिस्सा था ही नहीं, ये तो समय के साथ कुछ बहुत ही लैंडमार्क अदालती फैसलों के बाद विकसित हुआ है। ये पूरी कहानी ना इन 3 जजेस केसेस में छुपी है। देखिए, 1981 में आया पहला जजेस केस। इसमें कहा गया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की चलेगी, यानी कार्यपालिका की राय ज्यादा मायने रखेगी। लेकिन फिर आया 1993 और दूसरा जजेस केस, जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। कोर्ट ने संविधान में लिखे परामर्श शब्द की एक नई व्याख्या की। उन्होंने कहा परामर्श का मतलब सिर्फ सलाह नहीं, सहमति है। मतलब अब सरकार को जजों की राय माननी ही पड़ेगी। और बस यहीं से असल में कॉलेजियम सिस्टम की नींव पड़ी। फिर 1998 में तीसरे जजेस केस ने इस सिस्टम को और मजबूत कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम में 5 सदस्य तय कर दिए। तो अब हम ये तो जान गए कि ये सिस्टम क्यों और कैसे बना। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है, अपॉइंटमेंट्स होती कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोसेस आप कह सकते हैं काफ़ी सीधा है। सबसे पहले कॉलेजियम किसी वकील या जज के नाम की सिफारिश करता है। ये सिफारिश जाती है कानून मंत्रालय के पास, जो एक फ़ाइल तैयार करता है। ये फ़ाइल फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचती है और आखिर में राष्ट्रपति उस जज की नियुक्ति पर अपनी मोहर लगा देते हैं। हाई कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें राज्यों की भी भूमिका होती है। यहाँ पर शुरुआत उस हाई कोर्ट का अपना कॉलेजियम करता है। वो एक नाम का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्ताव फिर राज्य सरकार और केंद्रीय कानून मंत्रालय से होता हुआ अंत में सुप्रीम कोर्ट के मेन कॉलेजियम के पास पहुंचता है फाइनल मंजूरी के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल हैं। और अब आते हैं इस पूरे सिस्टम से जुड़े सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद सवाल पर। ये एक ऐसी बहस है जो 2 बहुत जरूरी चीजों के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ है न्यायपालिका की आजादी और दूसरी तरफ है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि एक जज की काबिलियत को एक दूसरा जज ही सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है, और ये सिस्टम न्यायपालिका को पॉलिटिकल प्रेशर से बचाता है, जो बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हैं इसके आलोचक। वो कहते हैं कि ये तो एक बंद दरवाजे के पीछे काम करने वाला सिस्टम है, जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं। उनका डर है कि इससे भाई भतीजावाद या फेवरेटिज्म बढ़ सकता है, और कोई बाहरी जवाबदेही तो है ही नहीं। तो इस गर्मा-गर्म बहस के बीच क्या सुधार की कोई कोशिश हुई है? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। हाँ, एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी 2015 में। सरकार NJAC लेकर आई थी, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसमें जजों के अलावा सरकार और समाज के दूसरे लोग भी शामिल थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहकर रद्द कर दिया कि ये न्यायपालिका की आज़ादी पर सीधा हमला है। और ये बात इस पूरी स्थिति को एकदम सही तरीके से बयां करती है।
ये साफ है कि एक परफेक्ट सिस्टम की खोज अभी भी जारी है, एक ऐसा सिस्टम जो आज़ादी और जवाबदेही दोनों में एक बैलेंस बना सके। तो हम इस चर्चा को एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जनता के प्रति जवाबदेही, इन दोनों के बीच हमेशा एक टकराव बना रहेगा? क्या एक को पाने के लिए दूसरे की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जहां ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकें? इस पर सोचना वाकई हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।